दोस्तों कैसा लगेगा अगर सेम तैयारी पे सेम मेहनत में 20-25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए तो। देख तो कैसे शर्मा रहा है। वेल आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। इंग्लिश पेपर देखकर दिमाग घूम जाता है, किसी से पैसेज सॉल्व नहीं होता तो उसे कैसे करें, हम जाते ही आंसर भूल जाते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो इसका क्या तरीका होता है। नोटिस लेटर लिखते वक्त कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वरना आपका बहुत सारा मार्क्स कट हो सकता है। ऐसे कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर फुल मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जिसमें हम टॉपर्स के आंसर शीट को देखेंगे, उनसे सीखेंगे कि टॉपर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं पेपर को। ऑल्सो मैं बहुत सारे टॉपर्स के आंसर शीट का लिंक भी लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके खुद से रिव्यू कर सकते हो। दूसरा पार्ट में हम आपके सवालों के जवाब देंगे और कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। स्टार्टिंग विद पार्ट नंबर 2। सी देयर आर 3 सेक्शन इन योर इंग्लिश पेपर। सेक्शन ए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 20 मार्क्स का होगा। इसमें 2 अनसीन पैसेज आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है और एक इसमें चार्ट्स और विजुअल दिए होते हैं, जिससे एक्सट्रैक्ट करके आपको आंसर लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि अनसीन पैसेज हमारा बहुत टाइम खाता है, क्योंकि वो ना गलत तरीके से अप्रोच कर रहे होते हैं। बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, फर्स्टली रीड क्वेश्चंस, और फिर उन क्वेश्चन को दिमाग में रख कर पैसेज को पढ़ो, क्योंकि फिर आप एमलेसली नहीं पढ़ोगे बल्कि उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए पढ़ोगे। ट्रस्ट मी, इससे बहुत टाइम बचता है भाई। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि आंसर आपके आंखों के सामने है। अपना स्मार्टनेस यूज करो और आंसर ढूंढो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी आप ये चीज आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन के कीवर्ड्स को पैसेज के कीवर्ड से मैच करो। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत समझो, शादी नहीं करनी है उससे, बस आपको आंसर ढूंढना है, लिखना है और खत्म। एक और चीज देखो, इसमें अपना थॉट देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जो इंटेंट पैसेज में है वही लिखना, एग्जैक्टली वही। ये चीज बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मानते हो कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, पर पैसेज में लिखा है कि भूत होता है, तो आप नहीं बोल सकते कि भूत नहीं होता है, लिखो कि भूत होता है। मैंने कुछ महान लोगों को ये करते देखा है, इसलिए इस चीज पर इतना जोर दे रहा हूँ। एक फाइनल टिप, एग्जाम से पहले 2-3 पैसेज सॉल्व तो कर ही लेना, ताकि आप अनकंफर्टेबल फील ना करो। अगले पॉइंट में जाने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो डिजर्व करती है तो इस वीडियो को हाइप करके नंबर 1 पर लाओ। देखते हैं मेरी ऑडियंस कितनी तगड़ी है। सेक्शन बी राइटिंग, ये 30 मार्क्स का होता है, जिसमें ग्रामर, आर्टिकल, ऐसे, लेटर, नोटिस आता है। नोटिस 4 मार्क्स का होता है। नोटिस लिखते वक्त 2-3 चीजों का ध्यान रखना। पहला तो ये कि नोटिस लिखने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। संस्था का नाम, डेट लिखना, नाम लिखना आप भूल नहीं सकते। बहुत लोगों को मैंने ये मिस्टेक करते देखा है कि वो अपना नाम लिख देते हैं। नाम अगर क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे यहाँ पर दिया है, अगर तो दिया है तो उसी नाम को लिखो। इन केस अगर नहीं दिया है तो अपना नाम लिख सकते हो, वैसे ज्यादातर केसेस में दिया होता है। दूसरा चीज ये कि जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है तो उसे एक डब्बे में बंद जरूर करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नोटिस राइटिंग में। अगला चीज आता है लेटर राइटिंग। ये 6 मार्क्स का होता है। इसका भी एक फिक्स फॉर्मेट होता है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। मेक श्योर करो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, और फॉर्मल इनफॉर्मल टोन का ध्यान रखना। फॉर्मल मतलब आपसे बड़े लेवल को लिख रहे हो तो फॉर्मल टोन यूज करना, मतलब रेस्पेक्ट और मैनर के साथ लिखना। और जब अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव को लिख रहे हो तो इनफॉर्मल टोन यूज करना, फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखना। और तीसरा चीज ये है कि आपका लेटर सिर्फ एक पेज में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को ये करते देखा है कि उनका एक लेटर अगले पेज तक जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, सुधारो इसे। सेक्शन बी में अगला चीज है ग्रामर, जो कि डू एज डायरेक्टेड करके आता है। आपको इसमें मिलेंगे 10 नंबर। 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 10 सॉल्व करना होता है एटलीस्ट। चेंज वॉइस, चेंज नरेशन, टर्न इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज टेंसेस, और ऐसे ही करके ग्रामर रूल्स पूछे जाते हैं। इसीलिए इन सब का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, जो कि आई थिंक इस पेपर का सबसे इजी पार्ट होता है। आप कमेंट करके बताओ आपके लिए क्या इजी होता है। अगला है ऐसे या आर्टिकल राइटिंग, जो कि 8 से 10 नंबर का होता है। एक अच्छा ऐसे राइटिंग वो होता है जिसमें क्लियर स्ट्रक्चर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होना चाहिए और मेन बॉडी, उसके बाद एक कंक्लूजन। ये होती है एक अच्छी ऐसे राइटिंग। कई बार तो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, पॉइंट दिए होते हैं, उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर नहीं दिया है, मान लो अगर
नहीं दिया है, जो आपने तैयारी किया था उसमें से कुछ भी नहीं आया है, तो देखो कि कौन सा टॉपिक है जिसमें मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसके बारे में एक क्लियर आउटलाइन इमेजिन करो, ब्रेन स्टॉर्म करो और उसे एक्सप्लेन करते जाओ। बस ध्यान यही रखना उस टॉपिक से डाइवर्ट ना होना, बस खाली मत छोड़ना, लिख कर आना भाई। मतलब आप भी जानते हो, आपने तैयारी किया होगा तो इसका फॉर्मेट तो जानते ही होगे कि पहले इंट्रो होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत मेन बॉडी होता है, मेन कंटेंट, उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो यही तो लिखना है। अगर उस टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज है तो आप लिख सकते हो। सेक्शन सी लिटरेचर, ये भी 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपके बुक से क्वेश्चन आएगा। इसमें सीन पैसेज होता है। वॉच वन शॉर्ट लेक्चर सो दैट आपको पूरे सिलेबस का आइडिया हो। एग्जाम से पहले बहुत सारे टीचर्स लाइव क्लासेस लेते हैं, तो इनका फायदा उठाओ यार। इंग्लिश में आई थिंक जो बेस्ट टीचर मुझे लगते हैं वो है डीएस सर। बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं यार, एक बार चेकआउट करना है इनका चैनल। टिप नंबर 2, स्टार्ट विथ लिटरेचर सेक्शन, क्योंकि अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि जो आपने याद किया होगा वो आप भूल जाओ, क्योंकि समटाइम्स अनसीन पैसेज इज सो टफ यार, जिसे देखकर दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। इसीलिए सेक्शन सी से स्टार्ट करो। जो याद है उसे पहले उतार दो, अपने दिमाग को फ्री कर दो। जो याद है, जो अंदर इंफॉर्मेशन लिया था उसे पहले निकाल लो, उसके बाद अनसीन बेसिस को सॉल्व करना, इंफॉर्मेशन लेते रहना। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि मैंने लगभग आधा पेपर सॉल्व कर लिया है यार। टिप नंबर 3 है द पावर ऑफ नीटनेस एंड स्पेसिंग। गंदी हैंड राइटिंग, कटी फटी सीट, एग्जामिनर को सबसे ज्यादा क्या इरिटेट करता है? मेसी प्रेजेंटेशन। आपका पेपर साफ सुथरा होना चाहिए। अगर गलती हो भी गई है तो एक सिंगल लाइन से काट दो, उसे गोच पोच मत करो। और हाँ, हर वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ दो, इससे आपका आंसर रीडेबल लगता है। टिप नंबर 4 है टाइम मैनेजमेंट। कीप एन आई ऑन अ क्लॉक। दोस्तों, क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि एग्जाम देते वक्त टाइम कम पड़ गया है, या आपने लास्ट आंसर जल्दी जल्दी में सॉल्व किया और इसके चक्कर में आपने बहुत सारी गलती की और इससे आपके मार्क्स कट गए? तो टाइम मैनेजमेंट ना सबसे क्रूशियल होता है। एग्जाम शुरू होने से पहले हर सेक्शन के लिए एक अप्रोक्सीमेट टाइम डिसाइड कर लो। राइटिंग स्किल्स को कितना टाइम देना है, लिटरेचर को कितना, ग्रामर को कितना, और उस टाइम फ्रेम में रहने की कोशिश करो। एक छोटी सी ट्रिक है टाइम मैनेजमेंट के लिए, टफ क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जो आता है पहले वो कर लो, बाद में अगर टाइम बच जाए तो उन टफ क्वेश्चंस पर वापस आना। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने रिसर्च में ये पाया है कि स्ट्रेस में हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है। तो एग्जाम हॉल में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। टिप नंबर 4 है रिवीजन, द फाइनल पॉलिश। जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो कम से कम 10 से 15 मिनट रिवीजन के लिए जरूर रखना, बचाए रखना भाई। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर, प्रेजेंटेशन, मार्जिन्स, हेडिंग्स, नीटनेस, क्या ये सब सही है? अगर नहीं है तो सुधारो जाकर, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा भाई। इमेजिन करो आपने एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई है, लेकिन उस पर थोड़ी सी धूल लगी है। रिवीजन वो धूल हटाने जैसा ही है। ये आपके मास्टरपीस को परफेक्ट बनाता है। और आपका आंसर सीट एक मास्टरपीस ही तो है ना? कमेंट करके बताना। ओके, तो ये 10th क्लास का आंसर सीट है और इन भाई सबको मिले हैं 95%। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी ने डबल मार्किंग की है, तो ये थोड़ा मेसी लग रहा है, बस वरना काफ़ी क्लीन और नीट पेपर है भाई सबका। तो देखते हैं नीचे। अगर आप देखोगे तो पहले पेज में ही 10 नंबर इनको मिल चुके हैं। किसी ने डबल मार्किंग की है, किसी 30 मार्क का ने, तो थोड़ा मेसी लग रहा है, वरना काफ़ी अच्छा लिखा इन्होंने। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये जो आंसर आप इस लाइन से बाहर है, ये बाहर नहीं होना चाहिए, देख लेना इसे। अगर आप ऊपर देखोगे तो अंदर ही है, अंदर देखो, यहाँ पे अंदर ही लिखा था, पर यहाँ क्या हुआ कि इन्हें बाहर निकाल दिया। तो इसको ना अंदर ही करना, इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए चीज़ें आपकी। सो देखते हैं और आगे। देखो यहाँ पे गलती हुई भाई साहब से, तो एक लाइन से बस काटा, तो ये अच्छी चीज़ है भाई। और क्वेश्चन नंबर 4, ओके, सब सही जा रहा है, मतलब देख सकते हो काफ़ी अच्छा कितना नीट और क्लीन है। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है तो इन्हें काट दिया, ये आई थिंक सही। यहाँ भी कुछ गलती हुई। ओके, देखते हैं सब। जो क्लीन इन्होंने लिखा है, कमाल की चीज़ है यार। मैं बोला था ना कि एक लाइन बस से काटना है, भाई साहब ने कितनी क्लीननेस से काटी है। ऐसा काटो कि एक बार देखने से पता ही ना चले, जब तक कि ध्यान से ना देखें। भाई इस चीज़ को ना अंदर ही रखना। ये जो आंसर लिखा है यहाँ पर, बहुत ही बेकार चीज़ है यार, मतलब बाहर क्यों लिख रहे हो वहाँ? पर फिर भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा पेपर लिखा है इन्होंने, कमाल की पेपर। जिस हिसाब से पेपर लिखा है, आई लिटरली लाइक दिस पेपर यार। जिस तरह से इन्होंने कॉलम बनाया है यहाँ पे, वैसा एकदम अच्छा है, मतलब देख सकते हो।
मतलब ये जो कॉलम बनाया है कमाल की चीज़ें ये लगती हैं। इस तरह से आप लिखना, यहाँ पे गलती हुई फिर से तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा। देखो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करना, यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट है, यहाँ पे ये है और इस तरह से हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ मुझे पसंद है। एक जो क्लीन इन्होंने लिखा है ना, कमाल की चीज़ें हैं। मैंने बोला था ना कि वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, वो कितना स्पेस इन्होंने छोड़ा है, इसी वजह से क्लीन दिख रहा है। और प्लस में इन्होंने एक लाइन भी छोड़ा है, हर एक आंसर के बाद एक लाइन छोड़ा है। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि भाई साहब ने हर चीज़ में आंसर 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 लिखा है, जबकि आपने यहाँ पे लिखा था आंसर नंबर 16 लिखा था, तो इधर आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप बस यहाँ पे ये जो नंबर है इसे डालते, बस इसे डालते डालते, और बाहर जो लिखे हैं ना वो गलत चीज़ है। पर ओवरऑल ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि पहले से पॉइंट दिए होते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे पॉइंट मिला था, बस उनको भाई साहब ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देख लो कितनी अच्छी इन्होंने लिखी है, मतलब क्या चीज़ लिखते हैं यार ये, मतलब वाह, देख सकते हो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और ये रही उनकी आर्टिकल या फिर ऐसे जो भी कह लो, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। देखो कंक्लूजन है, इंट्रोडक्शन था, कंक्लूजन है और बीच में आर्ग्यूमेंट्स थे। किसी ने ये डबल मार्किंग की है ना, बहुत बहुत गंदी चीज़ है मुझे लग रही है। मतलब क्या ज़रूरत थी भाई आपको इतनी मेहनत करने की। और भाई साहब ने पता है क्या है, पहले जो इनको नंबर मिला था वो था 95%, अब इन्होंने जो मार्किंग की है वो 94%। अगर ये जांच करते तो देते, मतलब हाँ देख रहे हो उनकी काम। यहाँ पे इन्होंने लिखी है TC, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो लेटर होता है उसे लिखा है। तो देख सकते हो ये जो चीज़ आपकी बाहर जाती है ना, ये बहुत गलती चीज़ कर रहे हो भाई आप, इसको अंदर करो, मतलब बाहर क्यों जाती है ये। और मैंने जैसा कि बोला था कि एक पेज में ही आ जाना चाहिए आपका लेटर, तो भाई साहब ने एक पेज में ही लिखा है। अगर चाहते तो ये भी अगले पेज तक ले जा सकते थे, इनके पास भी थोड़ा कम था जगह। ये एक स्टोरी थी जिसका टाइटल देना था और प्रिसाइज में लिखना था, तो इन्होंने लिखी है, अच्छे से टाइटल लिखी है। ओवरऑल एकदम गजब पेपर लिखे हैं। इनकी जो हैंड राइटिंग है ना, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक चीज़ मुझे एक चीज़ बहुत ही बेकार लग रहा है, वो है आंसर को बाहर लिख देना, मतलब कुछ चीज़ें बाहर जा रही है लाइन की आपकी, जो कि बहुत ही अच्छा बात नहीं है। तो इन्हें बस ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी बात क्या पेपर लिखी इन्होंने, तो आप देख सकते हो यार बहुत ही खतरनाक पेपर लिखे हैं। 95% को मिले हैं ओवरऑल। और भाई साहब ने जो करा है इनके हिसाब से कितना परसेंट, 94% दिए हैं। क्या यार, मतलब अगर मैं जांच करता, मैं एग्जामिनर होता, तो मैं तो फुल मार्क्स देता यार। मुझे बहुत पसंद आया पेपर, थोड़ी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है बस। सच बताऊं तो मुझे पर्सनली इस भाई का लिखने का स्टाइल काफी पसंद आया, पर फिर भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो गाइस ये वीडियो आंसर राइटिंग सीरीज का चौथा पार्ट है, 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो भाई, तो स्क्रीन पर क्लिक करके इन्हें भी जरूर देखना। बाकी बात हैप्पी दिवाली, अच्छे से पेपर प्रेजेंट करना, ऑल द बेस्ट।